Welcome to our full syllabus channel. Today I am going to discuss about the alkaloids. In the previous video, I have discussed about the phytochemicals like flavonoids and the biosynthesis of flavonoids and terpenoids. And in this video, I am going to discuss about the second phytochemicals, that is the alkaloids. Before the isolation of alkaloids, the scientist was thinking about that the natural product derived any material is only acidic in nature. But after the isolation of alkaloids, they found that there are a lot of compounds which are also basic in nature rather than acidic in nature. तो सबसे पहले is the secondary metabolites. ये मैंने आपको बताया था कि alkaloids is the secondary metabolites which are present in the plant. Okay, secondary metabolite I have already discussed these things in our previous video, but again ये क्या होता है कि दिस इज ब्रेक डाउन फ्रॉम द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. एंड व्हाट इज दिस प्राइमरी मेटाबोलाइट्स? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स. ओके, तो like if I am talking about the amino acids, then amino acids is a secondary metabolite. It's not a primary metabolite because protein is made up of amino acids. When proteins will break down, it will form amino acids. Then amino acids is known as the secondary metabolites. ओके, तो ये एल्कलाइड्स क्या होता है? दिस इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. इट इज़ द फाइटोकेमिकल मीन्स इट इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट. ठीक, नाउ एज द नेम सजेस्ट इट इज़ एल्कलॉइड्स, that is alkaloids. Alkali means base and oids means like structure. So this is the natural product, isolated phytochemicals which is basic in nature. Before that, people was thinking like the isolated product from plant species will be only acidic in nature, but after the isolation of alkaloids तब आपको पता चला कि वो बेसिक नेचर का भी होता है. ठीक है, दिस इज द सेकेंडरी मेटाबोलाइट. आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर. एंड नाउ द टर्म एल्कलाइड्स वाज कॉइन्ड बाय द सर्वेटिनर. ठीक है, कहीं कहीं आपको यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट का भी नाम मिलता है, लेकिन मैं इनको इसलिए भी देता हूँ कि ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु आइसोलेटेड मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम. ठीक है, ये पहले साइंटिस्ट है सर्वेटेनर कि उन्होंने मॉर्फिन को आइसोलेट किया था फ्रॉम द ओपियम. ओपियम इज़ द प्लांट, आपको पता होगा, एंड मॉर्फिन इज़ द एल्कोलाइड विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द ओपियम. फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ एल्कोलाइड वाज कोनिन बाय लैंडरबर्ग. ये आइसोलेट किया था इन्होंने प्लांट से, इन्होंने सिंथेसाइज किया था. पहली सिंथेसिस इन द लैब. तो इट इज़ द सिंथेटिक एल्कोलाइड्स, दैट इज़ द कोनिन बाय लैंडरबर्ग. ओके, तो पहला आपका जो था टर्म कॉइन्ड बाय द सर्वेटेनर एंड ही इज आइसोलेटेड फर्स्ट मॉर्फिन, फर्स्ट एल्कोलाइड्स दैट इज द मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम, एंड लेडेनबर्ग सिंथेसाइज फर्स्ट एल्कोलाइड जैसे दैट इज कोनिन इन द लैब. ओके, नाउ व्हाट इज द एल्कोलाइड्स? कई साइंटिस्टों ने अपने कई ओपिनियन दिए हुए हैं कि एल्कोलाइड क्या होता है, कैसे होता है, बट एक्चुअली द फ्रेमवर्क इज एल्कोलाइड्स आर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन. Organic product, it means it is the organic molecule which contains carbon, hydrogen with heteroatoms like oxygen and nitrogen. Alkaloids are the organic product of natural और synthetic origin. वो naturally भी हो सकता है या वो synthetic भी हो सकता है. which are basic in nature, it is very important, which are basic in nature. पहली चीज, and contain one or more nitrogen atom. it is also very important. मैंने पहला जो phytochemical बताया था that was the फ्लेवोनॉइड्स, एंड वो फ्लेवोनॉइड्स क्या थे? पॉलीफिनॉल्स थे. पॉलीफिनॉल्स का मतलब वो ऑक्सीजन कंटेनिंग थे. ये क्या है? नाइट्रोजन कंटेनिंग. ठीक है, नॉर्मली ऑफ, और वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में है ये देख लो. नाइट्रोजन एटम्स नॉर्मली ऑफ हेट्रोसाइक्लिक नेचर. व्हाट डू मीन बाय हेट्रोसाइक्लिक नेचर? हेट्रोसाइक्लिक नेचर का मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन रहेगा वो मेनली किस में होगा? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इट डजेंट मैटर. लेकिन नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहेगा? हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए. जो मेन एल्कलाइड होता है वो उसमें नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म में रहेगा, एंड दिस नाइट्रोजन बेस पेयर इज एक्ट एज ए लोन पेयर, इज एक्ट एज ए बेस. जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा वो बेस का काम करेगा, और नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक फॉर्म में रहेगा, ना कि साइड चेन के फॉर्म में. ठीक, नेचर एंड हैविंग ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑन ह्यूमन ऑन एनिमल्स. फिजियोलॉजिकल एक्शन मतलब आपको सुन में आ रहा होगा कि वो कोई ना कोई एक्शंस करता है, जैसे कि किसी भी ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है ह्यूमन्स या एनिमल्स पे. तो सिंपली एल्कलाइड्स इज द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन
which are basic in nature and contain one or more nitrogen atom normally. It's not लाइक यूसन एकदम 100% श्योर नहीं है कि ऐसा ही होता है, कुछ ऐसे भी एल्कोलाइड्स हैं जो कि आपके साइड चेन में होते हैं, लेकिन दे आर द एल्कोलाइड्स बट नॉर्मली ऑफ हेट्रोसाइक्लिक नेचर एंड हैविंग ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. दिस इज एल्कोलाइड्स. ओके, नाउ इनका हम नॉमेनक्लेचर पहले के ज़माने में, एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि पहले के ज़माने में हम एल्कोलाइड्स को क्या बोलते थे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते थे पॉइजन. एल्कोलाइड्स को पॉइजन ही बोला जाता था. और मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि सुकरात जो थे, देर द फिलोसफर, ही वॉज द फिलोसफर, और उनको यही पॉइजन दे के ही मारा गया था. ठीक है, तो पहले के ज़माने में लोग इसको पॉइजन ही बोलते थे. ठीक, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इसका आइसोलेशन आया, डिस्कवरी आया, साइंटिफिक कम्युनिटी में गई, तब से इसका नाम चेंज होने लगा. नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, किसकी पहले ये साइंटिफिक कम्युनिटी में नहीं थी. पहले लोग इसको यूज़ तो करते थे, लेकिन उसका कोई नाम नहीं था, उसका कुछ नेचर नहीं पता था, उसका कोई केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पता थी. ठीक है, आफ्टर द व्हाट इज़ द नॉमेनक्लेचर, ऑन व्हाट बेसिस इज़ द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोलाइड्स. यहाँ पे एक्चुअली 3 तरह से उसके नॉमेनक्लेचर देते हैं अकॉर्डिंग टू दियर सोर्स. अगेन ये सिर्फ साइंटिफिक कम्युनिटी वाले कर सकते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है कि अकॉर्डिंग टू द दियर सोर्स उनके नाम दिया जा सके. नेम अकॉर्डिंग टू दियर फैमिली इन विच दे आर फाउंड. आपको पता होगा कि हर प्लांट एक फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो एल्कोलाइड के साथ भी ये था कि वो जिस फैमिली से बिलोंग करता था या तो उसका नाम दे दिया गया. जैसे पेपरवेराइन, इफिड्रिन, ठीक, ये इस फैमिली से बिलोंग करते थे, तो अगर इस फैमिली से कोई एल्कोलाइड निकला था तो उसका नाम हम इस तरह से भी दे सकते थे. तो पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ दियर सोर्स, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ दियर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस. फिजियोलॉजिकल रिस्पांस आपको पता है, जैसे मॉर्फिन जो पहला आइसोलेटेड एल्कोलाइड था, उसको बोलते हैं गॉड ऑफ ड्रीम. गॉड ऑफ ड्रीम का मतलब एक ग्रीक में जो गॉड ऑफ ड्रीम है उनका नाम है मॉर्फियस के नाम पे इसका नाम पड़ा था मॉर्फिन. क्यों? क्योंकि आपको इसका इनटेक करने के बाद ये बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ जाती है, आप खो जाते हो टाइप्स, तो इसलिए वहाँ पे गॉड ऑफ ड्रीम को बोलते हैं मॉर्फियस. दैट्स वाई दिस नेम वाज मॉर्फिन. एंड और इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन भी वही सोने के लिए ही था, इसलिए उसको ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल एक्शंस के नाम पे उसको नॉमेनक्लेचर किया गया था. एंड एमिटीन ये किसके लिए यूज़ होता था कि इसको खाने के बाद आपको किसी को वॉमिट कराना है, रोकना नहीं है, वॉमिट कराना है. जैसे कुछ आदमी पॉइजनस चीज़ें खा ली और उसको बाहर निकालना, इमिट आउट करना है, देन एमिटीन. ये भी एल्कोलाइड है, तो उसका नाम किस पे पड़ा था, एमिटीन पे. मतलब वो उसके फिजियोलॉजिकल एक्शन पे भी एल्कोलाइड्स का लोग नाम रख देते थे. नाउ अकॉर्डिंग टू दियर डिस्कवरर, कुछ ऐसे भी एल्कोलाइड्स हैं जिनका जिसने डिस्कवर किया उसके नाम पे रखा हुआ, जैसे प्लेट्रीन ग्रुप बाय द नेम ऑफ पीजे प्लेट्रियर. ओके, तो इट्स सिंपली नॉमेनक्लेचर कि किस किस बेसिस पे आपको एल्कोलाइड्स के नॉमेनक्लेचर किए गए हैं, बट इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट जितना कि उसका क्लासिफिकेशन है. नाउ classification of alkaloids is on the basis of 4 category, that is the taxonomical, pharmacological, chemical and biosynthesis. आपको ये पता है, जैसे मैंने फार्मोलॉजिकल एक्शंस किया था, तो उस फार्मोलॉजिकल एक्शंस के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन भी किया गया है. केमिकल के बेसिस पे, केमिकल का मतलब किस केमिकल कंपाउंड से वो ओरिजिनेट है. ओके, नाउ उसके बेसिस पे किया गया. बायोसिंथेसिस मतलब किस से ये सिंथेसाइज होना शुरू हुआ है, इसका प्रिकर्सर क्या है, कहाँ से इसको प्लांट ने अपने अंदर इसको किस तरह से बनाया है. जैसे मैंने आपको बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीफिनॉल्स एंड टर्पीन्स में बताया था. ओके, नाउ फर्स्ट लेते हैं टैक्सोनॉमियल का मतलब सिंपली है कि वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं, लाइक आपका रूट है, लिव्स है, पिटल्स हैं, ओके, स्टेम है, तो वो प्लांट के जिस पार्ट से निकला हुआ है उसके बेसिस पे भी इसको क्लासीफाई किया गया है. लाइक फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे निकोटीन आपको पता है, ये आपको कहाँ चाय में मिलती है. कैफीन, ये दोनों कहाँ से आके निकलते हैं, लीफ से. सर्पेंटाइन सांप की तरह इसका नाम ही है, इसलिए इसको कहाँ से, रूट से. सोलेसिन सीड से. इसी तरह से मैंने आपको कई सारे एग्जांपल नहीं दिए. इस तरह से इसका मतलब कि जहाँ से इसका सोर्स है उसके बेसिस पे भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है. नाउ द सेकेंड वन इज़ फार्मेकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, या फिजिकोलॉजिकल एक्शन भी आप इसको बोल सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन.
पहले आपका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, जो आपने सुना होगा उड़ता पंजाब में जो आपके ड्रग्स यूज़ होते हैं, ठीक है। CNS क्या करता है, स्टिमुलेंट करता है या डिप्रेस करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, या तो बहुत ज़्यादा जगा देगा या बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देगा। इसमें आप जैसे यूज़ भी करते हो क्या, कैफीन, कॉफ़ी जो यूज़ किया जाता है, आपको पता है कि कॉफ़ी पीने के बाद लोग एक्टिव हो जाते हैं। दिस इज द बिकॉज इट एक्ट एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट और डिप्रेशन दोनों में काम करता है। तो द फर्स्ट वन इज कैफीन, एफिडेफ्रिन, और भी कई सारे हैं। एनाल्जेसिक का मतलब ये पेन किलर का काम करता है, एंड इससे ज़्यादा आज तक कोई पोटेंट पेन किलर नहीं हुआ है किसी को भी। एकदम जब आप जैसे जब स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया देना होता है तब आप इन सब का यूज़ करते हो। पुराने ज़माने में लोग इसी का यूज़ करते थे उस पेन किलर के लिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है मॉर्फिन, फर्स्ट आइसोलेटेड एल्कलॉइड्स। क्लोरिनर्जिक, ये भी क्लोरिनर्जिक एंड एंटी क्लोरिनर्जिक, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब मेनली ये एल्कलॉइड्स को मैं आपको डिटेल में बता दूं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ही इर्द गिर्द ही काम करते हैं। पेन किलर का भी मतलब ये है कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले ब्रेन में जो आपके इम्पल्स जा रही हैं उसको वो रोक लेता है, ठीक है। तो आपको पेन का एहसास ही नहीं होता। तो एक्चुअली एनाल्जेसिक भी एक्ट एज ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे भी आप देख रहे हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लोरिनर्जिक का भी वही काम है कि क्लोरिनर्जिक एंड एंटी क्लोरिनर्जिक ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए होता है। इसका एग्जांपल है एट्रोपाइन, ठीक है। एड्रीनर्जिक, अगेन क्लोरिनर्जिक, एड्रीनर्जिक मतलब जो आपको गुस्सा दिलाना, ठीक है, आपको कूल डाउन करना, बहुत ज़्यादा एनर्जी भर देना, दिस इज अगेन एड्रीनर्जिक। एड्रेनल हार्मोन आपने पढ़ा होगा, उसी से एड्रीनर्जिन एंड एंटी एड्रीनर्जिन, दे आर ऑल रिलेटेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगेन रिजरप्राइन, ओके। नाउ एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन ये आपको इजीली पता है, दिस इज जोंथामाइन। एंड एंटी माइक्रोबियल इज क्विनिन, एंटी माइक्रोबियल, और आप इसको एंटी वायरल भी बोल सकते हो। माइक्रोबियल में दोनों आ गए, वायरल एंड बैक्टीरियल, ओके। तो ये जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, वायरस या बैक्टीरिया, ठीक है, तो ये एंटी वायरल भी हो सकता है, एंटी बैक्टीरियल भी हो सकता है। और इसी में एक एग्जांपल है क्विनिन। आपको बताऊं, यही आज के ज़माने में कोरोना वायरस में जो आपका हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज़ हो रहा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी एक तरह से कहाँ से आया है, क्विनिन से। क्विनिन का मतलब वहाँ पे क्या है, क्विनोलिन मोइटी, दिस इज़ द क्विनोलिन मोइटी। आपको ये पता होगा, इस क्विनोलिन मोइटी में अगर आपको पता है क्या है, नाइट्रोजन एज ए हेट्रोएटम है, ठीक है। तो यहीं से ये डिराइव्ड हुआ है एक तरह से, जो आपको लिया गया था सिनकोना बार्क से। सिनकोना एक प्लांट है जो कि चाइना में पाया जाता था, मेनली चाइना में पाया जाता था, उसकी बार्क से, ठीक है। ये क्विनिन डिराइव्ड होता है, क्विनिन से ही आपका ये निकला, इससे आपने हाइड्रोक्लोरोक्विन बनाया, जो कि आज वैसे ये एंटी मलेरियल है, लेकिन आज के ज़माने में ये यूज़ हो रहा है कैसा, एंटी वायरल, ओके। नाउ एंड एंटी कैंसर का है विंस्टिस्टीन। This is the examples of classification of alkaloids on the basis of their pharmacological actions. Now मैं यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। द फर्स्ट वन इज़ द मॉर्फिन। आपको देख लो, दिस इज़ द 1 2 3 4 एंड दिस ब्लू वन इज़ 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग का होता है। आपको बनाना कैसे है, आपको एक ये करना है, this one is ring, now this ring and this ring, ठीक। उसके बाद इन दोनों रिंग को आपको 5 मेंबर से जोड़ देना है, ठीक। उसके बाद ये देखो, आपको ये वाला कंफ्यूज मत होना, एक तरह से ब्रिजिंग हेड है, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग है, लेकिन साइक्लिक फॉर्म में है। आप देख लो साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में है, किसकी यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है इनकी तरह। कितने हो गए, 1 2 तो पहले से ही थे, 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे भी देखो नाइट्रोजन एज ए हेट्रोसाइक्लिक आ गया, ठीक। उसके बाद जो जहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं आप वहाँ पे उसको उस तरह से बना दो, ठीक। दिस इज़ द बिलो द प्लेन, दिस वन इज़ द अबव द प्लेन एंड हियर इज़ द OH, ठीक। तो आपको इस तरह से बनाना है। दिस वन इज़ द मॉर्फोलिन, फर्स्ट आइसोलेटेड एल्कलाइड्स एंड एनाल्जेसिक इन नेचर, मतलब इट इज़ पेन किलर। आपके इसके स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पहला आपको मैंने बताया था, पहला क्या था,
मॉर्फिन के बाद जो डिराइव्ड हुआ था पहला सिंथेटिक एल्कलाइड्स दैट इज कोडीन, और वहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा दोनों के स्ट्रक्चर में क्या है, सिर्फ OH इज कन्वर्टेड इनटू द OCH3, मतलब वहाँ पे क्या किया गया है, मिथाइलेशन किया गया है, सिंपली मिथाइलेशन किया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, ये दिस इज द सेलेक्टिव मिथाइलेशन, सेलेक्टिव मिथाइलेशन की देयर इज 2 OH ग्रुप, ठीक है। ये OH ग्रुप एक्चुअली ये एबव द प्लेन होता है एंड दिस वन इज द बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे आप देखो कि जो OCH3 बना हुआ है वो O एबव द प्लेन पे है, तो ये मिथाइलेशन तो हुआ है लेकिन इस वाले OH पे नहीं हुआ है, इस वाले OH पे हुआ है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इतना आसान नहीं था इसको बनाना, सेलेक्टिव मिथाइलेशन एट बिलो द सॉरी एबव द प्लेन। ओके, तो ये इस तरह में कन्वर्ट होते ही दिस वन इज मॉर्फिन एंड मिथाइलेशन ऑफ 1 OH इन मॉर्फिन इज नोन एज कोडीन। ओके, नाउ एक अब आपको पता होगा एस्टिक एनहाइड्राइड के बारे में, दिस वन इज एस्टिक एनहाइड्राइड CH3 CO O C डबल बॉन्ड O CH3। मैंने बताया था एस्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल लेके अगर वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो एस्टिक एनहाइड्राइड बन जाता है। इसको लिखा कैसे जाता है, CH3CO का होल ट्वाइस O, दिस इज़ योर एस्टिक एनहाइड्राइड। होता क्या है कि अब आपके लिए लैब में एस्टिक एनहाइड्राइड को बैन किया गया है, एस्टिक एनहाइड्राइड को बैन किया गया है। आप उस तरह से एस्टिक एनहाइड्राइड को नहीं मंगा सकते हो इसलिए जैसे आप कोई भी केमिकल लैब में मंगाते हो। द रीज़न इज़ कि अगर आपके पास मान के चलो अगर आपके पास मॉर्फिन है तो अभी आपको पता है कि दिस इज़ द एनाल्जेसिक, लेकिन एक आपने वर्ड सुना होगा हीरोइन। हीरोइन क्या होता है, हीरोइन इज आल्सो एल्कलाइड्स एंड वो बहुत ज़्यादा लोग एडिक्टिव हो जाते हैं। एल्कलाइड्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों में किसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है, तो लोगों को एडिक्टेड बना देती है, ठीक, तो लोग एडिक्टिव हो जाते हैं उसके, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने को अगर आप कहीं से किसी मॉर्फिन आपको मेडिकल शॉप पे मिल जाती है बिकॉज इट इज़ एनाल्जेसिक, लेकिन अगर आप मॉर्फिन को लेके अगर उसका एसाइलेशन कर दो, एसाइलेशन मतलब वहाँ पे जहाँ पे 2 OH हैं वहाँ पे COCH3 जुड़ जाए, जैसे OH इज चेंज इनटू द O तो रहेगा ही, COCH3 दोनों पे जुड़ जाए। और ये किससे जुड़ सकता है, एस्टिक एनहाइड्राइड इज द बेस्ट केमिकल फॉर एनी एसाइलेशन, चाहे N एसाइलेशन करा लो चाहे O एसाइलेशन करा लो, ठीक है। आधे घंटे 1 घंटे में रिएक्शन पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाती है। अगर दोनों OH यहाँ के मॉर्फिन के अगर दोनों OH आपके बदल जाए किस में, एसाइल ग्रुप में, दिस इज नोन एज हीरोइन, ठीक है। तो आपको पता है कि मॉर्फिन से हीरोइन बनाना कितना आसान है, तो लोग इसकी शुरू में लोगों ने इसको ड्रग की तरह यूज़ किया, लोगों ने इसके बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये बाद में बैन करना पड़ा लैब में, किसी लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया, ठीक। तो दिस वन इज़ द मॉर्फिन हैविंग ए 2 OH ग्रुप, दिस वन इज़ द कोडीन हैविंग 1 OH ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू द OCH3 ग्रुप, एंड व्हेन 2 OH group will converted into the acylated product, then this will be known as heroin, ठीक है। मैं यही आपको सिर्फ 3 स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा जो आपके सिलेबस में है एंड जो कि कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं, कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। नाउ मैंने आपको 2 क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर दिया, फर्स्ट वन इज द टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड वन इज द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल एंड बायोसिंथेसिस। Now in the chemical classification we have again divided this into 3 parts. One is the true alkalides, protoalkalides and pseudoalkalides. What is this true alkalides? True alkalides का मतलब अब अगेन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक बार लिखा मेंशन किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ कि एल्कलाइड्स जो होते हैं, एल्कलाइड्स किससे बने होते हैं, एल्कलाइड्स इज मेड अप ऑफ सिंपली अमीनो एसिड्स, मतलब एल्कलाइड्स की बायोसिंथेसिस किससे शुरू होती है, प्रिकर्सर ऑफ एल्कलाइड्स इज अमीनो एसिड्स। ये एल्कलाइड्स बनते किससे हैं, अमीनो एसिड से, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, वही अमीनो एसिड्स रहेंगे जिनके पास क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी आपको पता है, एल्कलाइड्स वही होंगे जिनके पास नाइट्रोजन होगा। तो जितने भी अमीनो एसिड्स जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग है उन्हीं से एल्कलाइड्स की बायोसिंथेसिस शुरू होती है, दे आर नोन एज प्रिकर्सर ऑफ एल्कलाइड्स। ओके, अब देखो व्हाट इज़ ट्रू एल्कलाइड्स। ट्रू एल्कलाइड्स का सबसे पहला क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स, मतलब वो किससे बने होने चाहिए, अमीनो एसिड से। सेकेंड इज हेट्रोसाइक्लिक रिंग विद द नाइट्रोजन, ये दोनों कंडीशन अगर होती है कि अमीनो एसिड्स होना चाहिए जिससे ये बना हो और जो नाइट्रोजन हो वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग में होनी चाहिए, देन इट इज़ नोन एज ट्रू एल्कलाइड्स। अब कौन कौन से रिंग हैं वो मैं जल्दी से कवर करूँगा। वो रिंग हो सकता है, होता है, हो नहीं सकता, होता है पायरोल एंड पायरोलिडीन,
5 member ring, double bonded pyrrole pyrrolate, example is hygrine. Pyridine 5 member ring, again इसी का aromatic form, aliphatic form, या you can say unsaturated form, saturated form. Pyridine, piperidine, example is nicotine, piperine, ericoline. Okay, now the third one is tropane. Tropane means it is the bicyclic compound. ये आप 5 member ring इस तरह से भी आप बना सकते हो. सॉरी, ये 5 member ring वही हो गया आपका, ठीक. यहाँ पे आपका N रहेगा और ये CH3. इट इज़ द बाइसाइक्लिक कंपाउंड 5 member ring नाइट्रोजन मिथाइल. ब्रिज पोजीशन जो है आपको ब्रिजिंग मैंने बताया हुआ, ब्रिजिंग पोजीशन पे नाइट्रोजन है और वो मिथाइलेटेड है. इट इज़ एट्रोपाइन एंड कोकीन. कोकीन का भी आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा. उसमें जो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पाया जाता है दैट इज नोन एज ट्रोपेन. ये पूरे मोइटी को बोलते हैं ट्रोपेन. नाउ इंडोल 5 member 6 member ring एंड 5 member ring. दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड. इसका रिजर्पाइन एंड सेरोटोनिन इज इंडोल. उसमें किससे शुरू होगा? इंडोल से. इंडोल्स मतलब उसमें ये मोइटी पाई जाएगी. इसका मतलब ये है कि आपके जितने मैंने ट्रू का बताया इसमें मैंने ये नहीं बताया कि अमीनो एसिड्स कहाँ से आए, ये नहीं मैंने बताया. मैं ये क्या बता रहा हूँ, हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बेसिस पे जिस पे इनको क्लासिफिकेशन किया गया है कि इनमें कौन कौन सी हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग पाई जाती हैं. तो ट्रू वाले में ये तो पता था कि दोनों होंगी, लेकिन कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग विथ नाइट्रोजन पाई जाती है मैंने वो आपको क्लासीफाई किया हुआ है. ठीक. प्रीडीन, ट्रोपेन, इंडोल. नाउ क्विनोलिन, आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर. क्विनोलिन की उसी से आया था क्विनीन. ये पाया जाता है सिंकोना बार्क. सिंकोना इज द प्लांट, उसके सिंकोना बार्क में पाया जाता है. ठीक है. आइसोक्विनोलिन, पोजीशन चेंज करने को ही आपको आइसो बोलते हो. यहाँ क्विनोलिन था, जब ये इस पोजीशन पे चला गया 1-2 पे. ठीक है. इसका एग्जांपल है मॉर्फिन, कोडीन, एमेटिन, नार्कोटीन. ठीक है. मॉर्फिन कोडीन में आपने ये देखा होगा. ओके. मॉर्फिन, कोडीन, एमेटिन, नार्कोटीन. एपोफ्रीन में अब देख लो 1 2 3 4 आपके कितने 4 साइक्लिक रिंग हैं. उसमें से भी आपके सिर्फ ये वाला रिंग एरोमेटिक है, बाकी आप देख लो ये नाइट्रोजन कंपनी है. दिस इज बोल्डीन. नाउ इमिडाजोल, वो था आपका बेंजीमिडाजोल. इंडोल था, दिस वन इज द इमिडाजोल. अगर यहीं पे अगर बेंजीन लगा हो तो दिस इज द बेंजीमिडाजोल. यह है हिस्टामिन. क्यूनोजोलिन, दिस वन 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग saturated and unsaturated. this is वेसिसिन. ये है क्यूनोजोलिन, ये है क्यूनोजेलिडीन. ओके. इसमें क्या है आपका, इन दोनों रिंग को जोड़ते हुए ब्रिज में नाइट्रोजन आएगा. एक तरह से आप यहाँ से ये भी देखो कि इसके थ्रू आपको इसके स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर भी पता चल सकते हैं कि इस वाले रिंग को आप क्या बोलोगे, इस वाली मोइटी को क्या बोलोगे. ठीक है ना. स्पेरिटीन एंड इंजोलिडीन. अब देखो वही शब्द जो था आपका यहाँ पे इंडोल था. इंडोल में क्या होता था इंजोलिडीन में, जैसे यहाँ पे ब्रिज हेड है, यहाँ पे भी ब्रिज है. बस इंडोल में आपको क्या था, एक 6 member रिंग था, एक 5 member रिंग था. तो दोनों आपके अब क्या हैं, सेचुरेटेड हैं और नाइट्रोजन दोनों के ब्रिज में है. यह है स्वानिसिन एंड यह है पायरोलोजिडीन. अगेन वही 2 पायरोल रिंग. ठीक. 2 पायरोल रिंग, ब्रिज हेड नाइट्रोजन. दिस इज हेलियोस्पिन. ठीक है. इनके क्लासिफिकेशन आपसे कई बार पूछे गए हैं. ठीक. तो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रू एल्कलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर. नाउ प्रोटो एल्कलाइड्स क्या होते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड्स. ये भी अमीनो एसिड से डिराइव होंगे, बट डज नॉट हैव हेट्रोसाइक्लिक रिंग विद द नाइट्रोजन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको बोलते हो प्रोटो, मतलब अमीनो एसिड से बना तो है लेकिन इसमें नाइट्रोजन एज ए हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नहीं होती है. नाइट्रोजन साइड चेन में होती है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नहीं होती है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज प्रोटो एल्कलाइड्स. ठीक. इसमें देख लो दिस वन इज बेंजीन रिंग, CHOH, CHNH, CH3. यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये साइड चेन में है, ना कि आपका किसी भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग में है. दिस इज नोन एज प्रोटो. इफिडेफ्रिन एंड कोलकाइसिन. ठीक है. एंड नाउ द लास्ट वन इज स्यूडो एल्कलाइन. स्यूडो एल्कलाइन में ये है, स्यूडो को आपको पता है झूठा टाइप, मतलब कि जो प्योर फॉर्म में नहीं होता. नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स. सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड्स बट हैव हेट्रोसाइक्लिक रिंग विद द नाइट्रोजन एटम. इनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग नाइट्रोजन एटम में होती है. जैसे टर्पिनॉइड्स मैंने आपको बताया था, कैरोटीन है, आइसोप्रीन है. ठीक है. प्यूरिन डेरिवेटिव,
प्यूरिन, ये दोनों कहने का मतलब ये है कि ये अमीनो एसिड से नहीं बने बट इनके पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। स्टेरॉइड मॉलिक्यूल में अब आपको कह सकते हो कि यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग का है, लेकिन इसके डेरिवेटिव में हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, लेकिन ये स्ट्रक्चर स्टेरॉइड का है, आपको पता होगा। तो दिस इज द टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। एंड द लास्ट वन इज बायोसिंथेसिस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने मतलब कि वो किससे बना हुआ है। आपको ये मैंने बता दिया कि सारे एल्कोलाइड्स इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स इज द प्रिकर्सर ऑफ एल्कोलाइड्स। तो पहला है ऑर्निथीन। ऑर्निथीन का मतलब देख लो, आपका अमीनो एसिड्स है, अमीन ग्रुप है, एसिड ग्रुप है, ये जो आर है इस पर ये ग्रुप लगा हुआ है, CH2 NH2, इसको बोलते हैं ऑर्निथीन। ऑर्निथीन मीन्स ये है तो अमीनो एसिड्स, किसके अमीन और एसिड लगा हुआ है तो देन इट इज़ अमीनो एसिड्स, बट इट इज़ नॉन प्रोटोजेनिक अमीनो एसिड डेट प्ले ए रोल इन द यूरिया साइकिल। ये नॉन प्रोटोजेनिक है, नॉन प्रोटियोजेनिक है। नॉन प्रोटियोजेनिक का मतलब ये हो गया कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे आपने जो 20 अमीनो एसिड्स पढ़े होंगे, 20 अमीनो एसिड्स नेचुरल अमीनो एसिड्स, वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं, ठीक। बट ये और उसके अलावा भी अपनी बॉडी में बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, बट वो है कि वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इस तरह से ये है, ये अपनी बॉडी में ऑर्निथीन तो होता है लेकिन ये प्रोटीन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। तो बट इसी से मिलके आपके एल्कोलाइड्स, ये एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। तो प्लांट में जो आपके बनते हैं ये इससे भी बनते हैं। तो आप इस बेसिस पे भी इनको डिवाइड कर सकते हो कि जो जो एल्कोलाइड्स इससे बने होंगे उसको आपने किस कैटेगरी में डाल दिया, ऑर्निथीन में। दूसरा मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, तो अपने जितने नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आप सारे ले सकते हो, ठीक। उसमें क्या है जो बेसिक नेचर का हो अमीनो एसिड्स, बेसिक नेचर का इसलिए किसके आपको पता है कि उसमें 2 NH2 ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे अब ये मत सोचना कि इसके अमीनो एसिड्स में एक NH2 ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जिसमें 2 अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे, 2 NH2 ग्रुप पाया जाएगा, वो ज़्यादा बेसिक होगा। जैसे ट्रिप्टोफेन, ठीक, ट्रिप्टोफेन इट इज़ एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एक देख लो हेट्रोसाइक्लिक रिंग में 1 नाइट्रोजन ईयर, 1 नाइट्रोजन ईयर, यहाँ पे भी 1 नाइट्रोजन ईयर, 1 नाइट्रोजन ईयर। नाउ लाइसिन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइसिन 1 नाइट्रोजन ईयर, 1 नाइट्रोजन ईयर, दे आर द बेसिक अमीनो एसिड्स। फिनाइल एलेनिन 1 नाइट्रोजन ईयर, दिस इज द एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, इट्स नॉट ए बेसिक अमीनो एसिड्स। टायरोसिन अगेन बेसिक, नॉट बेसिक अमीनो एसिड्स, इट्स एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। मैंने बताया था टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ये दोनों कहाँ यूज़ होते हैं, ये दोनों यूज़ होते हैं आपको बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लेवेनॉल्स, ठीक है, फ्लेवेनॉइड्स में। और ये हिस्टिडीन, लाइसिन, ट्रिप्टोफेन, हिस्टिडीन, ये तीनों क्या हैं आपके बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, जैसे 2NH2 1NH1 3 NH है। तो दिस इज ऑल्सो बेसिक अमीनो एसिड्स और दे आर यूज्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ एल्कलॉइड्स। नाउ their physiochemical properties like कि मोस्टली दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड इन नेचर, ठीक है। जैसे अपना का कैफीन है, मोस्टली क्या होते हैं कैलकुलेट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ आपके एमॉर्फस सॉलिड भी होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब हो गया कि इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मतलब कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये तुरंत मेल्ट हो जाएंगे, ऐसा इनका रेंज नहीं होगा कि तुम मेल्ट कर रहे हो तो 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री के बीच में कहीं मेल्ट होगा ना। अगर वो क्रिस्टलाइन कोई भी सॉलिड होगा तो उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब 3 डिग्री पे आते ही तुरंत मेल्ट हो जाएगा, ठीक। एमॉर्फस सॉलिड M18, तो इसका मतलब इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। मोस्टली दे आर लिक्विड इन नेचर, और लिक्विड में भी वोलाटाइल मतलब जो इजीली एवोपरेट हो जाए, इसलिए जितने भी ये हैं इनको लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। और ये यही रीज़न है कि आपके हिमालयाज़ में मिलते हैं, या जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में हिमाचल प्रदेश में कसौल, इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो रीज़न ऐसा है जो कि बहुत ही कोल्ड रीज़न है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, वोलाटाइल हो जाते हैं। द एग्जांपल इज़ निकोटीन, कोनिन, नॉन वोलाटाइल भी कुछ होते हैं, पिलोकार्पिन, ठीक है। कलर में मोस्टली दे आर कलरलेस, इसलिए आपने देखोगे वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर अक्सर दिखाया जाता है आपको कि ये नार्कोटिक्स है, लेकिन उसमें कुछ कलर्ड भी होते हैं, जैसे कुलकाइकिन, बर्बेरिन, दे आर येलो इन कलर, ठीक है। दीज आर द सम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एल्कलाइड्स लाइक देयर क्रिस्टलाइन नेचर, देयर लिक्विड और देयर स्टेट यू कैन से, ओके, एंड देयर कलर। नाउ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का मतलब कि इतने सारी चीज़ें होती हैं प्लांट में, हम क्या करते हैं प्लांट को आइसोलेट करते हैं, और ये 3 टेस्ट, जिसकी मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि इसके ये तीनों टेस्ट पूछे जाते हैं कि
अगर आपको एल्कलाइड है, जैसे आपने कोई प्लांट आइसोलेट किया, प्लांट को आइसोलेट करके आप इन सब केमिकल्स में डालते हो, मैं इनको ब्रीफ में ही बताऊंगा आपको, इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा मैं कि तो क्या होता है कि आप में अगर प्लांट को आपने किसी चीज़ में डाला, अगर उस तरह का प्रेसिपिटेट दे रहा है प्लांट, तो आप सोच सकते हो कि हाँ उसमें एल्कलाइड्स हो सकता है। अगर नहीं दे रहा है तो आप उसको तुरंत डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट में क्या होता है, बिस्मिथ नाइट्रेट विद द हाइड्रेटेड फॉर्म, बिस्मिथ नाइट्रेट विद द हाइड्रेटेड फॉर्म उसको लेते हैं लिक्विड अमोनिया में, एंड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन लेते हैं डिस्टिल वाटर में। इन दोनों सोल्यूशन को डालते हैं हम किस में, एल्कलाइड्स, जिसका हमको टेस्ट करना है। अगर रेड पीपीटी आता है इसका मतलब उसमें एल्कलाइड है, नहीं आता तो एल्कलाइड नहीं है। ये ड्रैगनडॉर्फ टेस्ट पूछा जाता है कि किसके लिए होता है। कभी कभी ये भी पूछा गया कि क्या क्या यूज़ करते हैं और क्या पीपीटी आती है। 3 चीज़ें हो सकती हैं इसमें। वैगनर टेस्ट, ये आपके नेट में भी आता है, ठीक है, ये आपके एमएससी से ज़्यादा नेट और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट। वैगनर टेस्ट, इसमें आयोडीन लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करते हैं और रेड ब्राउन पीपीटी देता है। इट मीन्स कि देयर इज द एल्कलाइड्स प्रेजेंट इन देयर। मेयर टेस्ट में मर्क्यूरी क्लोराइड लेते हैं GgCl2 और ये देता है आपका येलो पीपीटी। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ। नाउ आपको यहाँ पे आपके सिलेबस में आपका वो नहीं है, आपको एल्कलाइड्स के बारे में ये नहीं बताना कि इसको आइसोलेट कैसे करते हैं, या आपके बारे में स्ट्रक्चर एलुसिडेशन नहीं है। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इसकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपका नेट गेट में भी पूछा गया कि आप जब किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर एलुसिडेशन करते हो तो या तो टॉप अप बॉटम जाते हो, टॉप अप जाते हो या बॉटम डाउन जाते हो। टॉप अप का मतलब होता है कि आप धीरे धीरे जोड़ते जोड़ते ऊपर जाना, जैसे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ जोड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनाना, जिसको बोलते हैं टॉप अप, ठीक। और बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के छोटा मॉलिक्यूल बनाना, उसको बोलते हैं बॉटम डाउन। जैसे पॉलीमर को छोड़ के मोनोमर बनाना या मोनोमर को जोड़ के पॉलीमर बनाना। ओके, नाउ तो कोई भी आपको नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं तो उसको मैंने बताया भी हुआ है पिछले भी क्लास में कि हम स्ट्रक्चरल ऑक्सीडेशन के लिए उनको तोड़ते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं, ठीक। तो ये सब कई सारे मेथड होते हैं इसको भी करने के लिए, कि ऑक्सीडेशन करा लिया KMnO4 से, ओजोन से, रिडक्शन करा लिया, हाइड्रोजनेशन करा लिया, कई सारे मेथड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आज मैं मेथड बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ नाइट्रोजन उसमें कितना है, बिकॉज एल्कोलाइड्स के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें नाइट्रोजन एक तो किस फॉर्म में है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, साइड चेन में है या साइक्लिक फॉर्म में है। तो नाइट्रोजन को पता करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं, या जो डिग्रेडेशन ऑफ एल्कोलाइड्स, इट्स नॉट टेस्ट, इट्स ए डिग्रेडेशन ऑफ एल्कोलाइड्स, कि हम किस तरह से ये पता करते हैं कि आप कह सकते हो क्वालिटेटिव कि किस टाइप का है, और क्वांटिटेटिव कि कितना नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट है। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव नाइट्रोजन को पता कराने के लिए जो हम डिग्रेडेशन ऑफ एल्कोलाइड्स करते हैं सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के लिए, उसको 3 तरह से, कई सारे मेथड हैं लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है मैं आपको वो डिस्कस करूँगा। द फर्स्ट वन इज़ द हॉफमैन एग्जॉस्टेड मिथाइलेशन। आपने हॉफमैन सुना होगा। एग्जॉस्टेड में आपको मतलब पता है कि तब तक करना जब तक आपको पूरी तरह से चीज़ें पता ना चल जाए, पूरी तरह से आप काम करते करते थक ना जाओ। मिथाइलेशन, और इसके साथ साथ ही बोला जाता है इसको, कहीं के आप देखोगे HEME रिएक्शन बोला जाता है, इसके बाद एलिमिनेशन भी रिएक्शन जुड़ा होता है। इसको बोलते हैं पूरा हॉफमैन एग्जॉस्टेड मिथाइलेशन एलिमिनेशन, या यू कैन से दिस इज HEME, हॉफमैन एग्जॉस्टेड मिथाइलेशन एलिमिनेशन। हॉफमैन का मतलब आपको पता है कि हॉफमैन जो देता है वो देता है आपका बीटा एलिमिनेशन। एग्जॉस्टेड आपको पता चल गया, आगे मिथाइलेशन कराना है, उसके बाद एलिमिनेशन कराना है। चलो आई विल डिस्कस ये, ठीक है। नाउ सपोज करो आपको क्या है, मान के चलो ये क्या है आपका क्वाड्रिनी एमीन है। क्वाड्रिनी एमीन का मतलब नाइट्रोजन के साथ 3 नाइट्रोजन पे की 3 वैलेंसी होती है। अब आपके 3 तो मिथाइल हो गया, एक यहाँ से अटैच है तो इसकी वैलेंसी हो गई 4, ठीक। क्वाड्रिनी एमीन है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान के चलो ये आपका साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, ये है क्वाड्रिनी अमोनियम सॉल्ट, ठीक। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको स्टेबलाइज के लिए कोई ना कोई एनायन होगा, या आपका बेस आप लेते हो। और आपको ये भी पता है कि अगर आप बेस लो और उसको हाई टेम्परेचर दो या हीट करो तो वो बेस एलिमिनेशन कराता है, ना कि सब्सटीट्यूशन कराता है। ये आपने पढ़ा होगा कि इसकी बेस और न्यूक्लियोफाइल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे, बेस क्या करता है, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता है। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। लेकिन अगर आप टेम्परेचर देते हो कहीं पे तो वही OH न्यूक्लियोफाइल का काम ना करके किसका काम करेगा, फिर बेस का। और अगर कहीं बेस का काम हो, बेस का काम करने के लिए मतलब हाइड्रोजन अपस्टेट करना पड़ेगा, और अगर लिविंग ग्रुप रहता है तो वो क्या देगा, कौन सा प्रोडक्ट, एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ठीक।
तो बेस यही OH न्यूक्लियोफाइल का काम तब करता है जब इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, तब आप कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर आपने बेस को हीट दे दिया तो हमेशा काम किसका करेगा, एलिमिनेशन का काम। अब उस एलिमिनेशन में भी आपको क्या चाहिए, लिविंग ग्रुप चाहिए, ठीक है। और अगर क्वार्टरनरी फॉर्म में कोई भी चीज़ है तो इट एक्ट एज ए लिविंग ग्रुप। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका बीटा पोजीशन, अल्फ़ा बीटा पोजीशन, इसके बाद अल्फ़ा, तो ये पोजीशन हो गया, द फर्स्ट वन इज़ द अल्फ़ा पोजीशन एंड सेकेंड वन इज़ द बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पे H है और ये OH है, तो ये देखो ये OH H इसको निकालेगा, ये यहाँ जाएगा और ये रिमूव आउट हो जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या बना, डबल बॉन्डेड एल्कीन, ये OH, ये H2O और आपके एंड ट्राइमिथाइल एमीन। ओके, ये तो आपका हो गया सिंपली बेसिक एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हॉफमैन हमारा करता क्या है, हॉफमैन क्या करता है, एक तो जहाँ भी क्वार्टरनरी हो, टर्सरी हो, प्राइमरी हो, नाइट्रोजन को पता करना और कितने नाइट्रोजन है वो पता करना। ये कैसे कराता है, आपके देखो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन की वैलेंसी है, 2, यहाँ पे 3 है वैलेंसी, मतलब 2 तरह से ये अटैच है मिथाइल ग्रुप। अब अगर उसको क्वार्टरनरी बनाना हो तो आपको पता है कि 2 तो ऑलरेडी अटैच है, एक तो H है, H को तो आप रिमूव कर दो, 2 ऑलरेडी यहाँ पे, मतलब कितने अटैच कराने पड़ेंगे आपको, 4। तो देखो अगर आपने इसका मिथाइलेशन कराया तो 2 अटैच हो सकते हैं, तभी इस पर क्वार्टरनरी आएगा। गाइस बड़े ध्यान से सुनना कि अगर एक अटैच होता है तो नाइट्रोजन H को हटाएगा और अटैच हो जाएगा, तो आपका इस तरह से बन जाएगा, बट इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इसको एग्जॉस्टेड मिथाइलेशन कराना पड़ेगा, मतलब तब तक जब तक इस पर पॉजिटिव चार्ज ना जाए। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 होगी, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। तो इसका मतलब कि अगर 2 मोल ऑफ CH3 के ज्वाइन हो रहे हैं तो इसका मतलब कि नाइट्रोजन कितना है, 1 है। यू कैन से कि नाइट्रोजन क्वार्टरनरी बना, हमको पता है कि हमको क्वार्टरनरी बनाना है। अगर 2 मोल यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब कि सेकेंडरी होगा। कैसे, कि आपको पता है कि एक तो यूज़ हुआ होगा H को हटा के यूज़ हो गया, दूसरा उसको क्वार्टरनरी बनाने में यूज़ हुआ। तो अगर मान लो 3 होता तो इसका मतलब कि यहाँ पे NH2 रहा होता, 3 अगर CH3 यूज़ होता तो। अगर 2 CH3 यूज़ हो रहा है इसका मतलब वो क्या रहा होगा, सेकेंडरी रहा होगा। तो एक तो ये पता चल गया कि क्वार्टरनरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 CH3 हैं, उसके बाद आपने क्या किया, इसको, ये बेस का काम नहीं करेगा, इसको आपने बेस दे दिया तो आपका क्या हो गया, ये OH हो गया, ठीक। ये जी सिंपल से आपने इसको OH, इसको आपने स्टेबलाइज किया है गाइस, ठीक है। डोंट कंफ्यूज विद दिस वन कि इसने इसको सिर्फ AgI बना लेगा, सिल्वर आयोडाइड बना लेगा, OH इसको मिल जाएगा। अब ये इस फॉर्म में आ गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर सकता है। अब अगर आपने यहाँ पे इसको हीट दे दो तो ये क्या करेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होना चाहिए। तो अल्फ़ा बीटा, ये मान लो, ये अल्फ़ा बीटा, ये मान लो दिस वन इज़ द अल्फ़ा, दिस वन इज़ द बीटा, ठीक। तो अब हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, बीटा से। तो अगर बीटा से हाइड्रोजन निकलता है तो ध्यान से देखना, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक, ये OH निकाले और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस बॉन्ड का ब्रेक होना ज़रूरी है तभी आपका निकलेगा। तो देख रहे हो आपका क्या होगा, एल्कीन यहाँ आ गई और बॉन्ड इसके बीच का ब्रेक हो गया, बिकॉज हियर इज़ द बीटा एलिमिनेशन, ठीक। अगेन एग्जॉस्टेड एलिमिनेशन का मतलब अगेन आप क्या करोगे, अब देखो इसके आते फिर से ये क्या हो गया, 1 2 3, ये क्वार्टरनरी नहीं है तो इसको दोबारा से क्या बनाओगे आप, क्वार्टरनरी बनाओगे। जैसे ये CH3I लिखा हुआ है और फिर AgOH का होल ट्वाइस, इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि आगे आप इसको क्वार्टरनरी बनाओगे CH3I से, उसके बाद AgOH का होल ट्वाइस इसको क्या देगा, OH देगा, और उसके बाद फिर आप इसको क्या कर दोगे, हीट दोगे, तब ये दोबारा से ब्रेक हो जाएगा। जैसे आप इसको देख लो, N CH3 और CH3 3 जुड़ जाएंगे CH3I वाले रिएक्शंस में, ठीक। उसके बाद आप OH दोगे और यहाँ पे I माइनस रहेगा, AgOH दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CH3 पॉजिटिव, ओके। ये आपका जो I था अब यहाँ पर आ जाएगा OH। अब अगर आप इसको दोबारा से हीट दोगे तो आपको पता है यहाँ पे तो एल्कीन आ गई, जहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा रहता है उसका बीटा पोजीशन देखो, अल्फ़ा एंड बीटा। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकालेगा OH, यहाँ से, बॉन्ड यहाँ को आएगा और ये रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव हो जाएगा तो आप खुद से देखो क्या बना, ये एक डबल बॉन्ड तो यहाँ पे है ही है, अब एक डबल बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे R, ओके। देखो आपको यही मिला है, क्लियर गाइस। इसी को मैंने उल्टा लिख दिया है,
कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये आपको यही मिला, लेकिन ये स्टेप इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। तो आपको इससे पता क्या चला, एक तो आपने इसको पूरा दूसरा ही मोइटी बना दिया, ठीक है। मतलब आपने देखो तब तक किया जब तक उससे नाइट्रोजन पूरी तरह से बाहर नहीं चला गया। तो आपको एक तो ये पता चल गया कि आप में नाइट्रोजन का कौन सा फॉर्म है। अगर 2 मॉलिक्यूल ये यूज़ कर रहा है तो सेकेंडरी है, 3 मॉलिक्यूल यूज़ करेगा तो प्राइमरी है, टर्सरी रहेगा तो सिर्फ 1 मॉलिक्यूल यूज़ करेगा, किसकी एन पे तो ऑलरेडी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक क्वार्टरनी बनाने के लिए उसको 1 की जरूरत पड़ेगी, ठीक। ये हो गया आपका हॉफमैन एग्जॉस्टेड मिथाइलेशन रिएक्शन। लेकिन इसके लिए द कंपल्सरी कंडीशन क्या है, बीटा हाइड्राइड इज इसेंशियल। बीटा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। नाउ आता है एमडे डिग्रेडेशन। एमडे डिग्रेडेशन क्या होता है कि ये उसके लिए होता है कि जब बीटा हाइड्रोजन ना हो तो आप कैसे पता करोगे। अगेन देख लो, यहाँ पे नाइट्रोजन है, टर्सरी फॉर्म में है। सबसे पहले आपने क्या किया, उसको रिडक्शन करा दिया। अब इसमें भी हेट्रो एटम वाला रिडक्शन होगा, ये सेलेक्टिव रिडक्शन करा रहा है गाइज, इसको भी ध्यान देना। दिस इज सेलेक्टिव रिडक्शन, कि आपका बेंजीन रिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन वाला हो रहा है, ठीक। अब अगेन इसको पता है आपको। अब आप देखो रिडक्शन हो गया, आपने क्या किया, मिथाइलेशन। ऊपर वाले स्टेप को फॉलो करते चलो, ठीक है। आपने इसको मिथाइलेशन करा दिया, क्वार्टरनी बन गया। क्वार्टरनी के बाद आपने इसको क्या दे दिया, वही अगेन AgOH का होल ट्वाइस दोगे और हीट दे दोगे तो आपको ये बन जाएगा। अगेन गाइस सिंपल है, उसके बाद मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या देना है, इसको AgOH का होल ट्वाइस दे दोगे और हीट दे दोगे तो ये ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा नहीं है, इसी साइड है अल्फ़ा बीटा, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ये टूट जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाना है और ये बन जाना है। अब अगेन आप इसको क्या कर दोगे, फिर से ये देखो, ये आपका अब टर्सरी है, इसको फिर से क्वार्टरनी बनाने के लिए फिर से मिथाइलेशन कराओगे, CH3 पॉजिटिव, ठीक। अब लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा बीटा नहीं है तो क्या करोगे, यहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होगा तो आपको AgOH होल ट्वाइस को देने की ज़रूरत नहीं है, किसकी यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। किसकी मैंने आपको पहले बताया था एमडे किसके लिए होता है, जब बीटा हाइड्रोजन ना हो। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा NaHG और सोडामाइड NaNH2। वो क्या करता है, इनको एलिमिनेट कर देगा बिना एलिमिनेशन रिएक्शंस के, ठीक है। तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपने देखा एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि कैसे रिड्यूस करा सकते हो, एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने वही जो ऊपर किया था वही आपने नीचे किया है, बस इसके लिए ये वही काम करेगा जहाँ पे टर्सरी बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा। एंड द लास्ट वन इज़ वन बॉन्स मेथड। ये तीनों मेथड गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बड़ी सीरियस से पढ़ना। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या किसी भी आप सोर्स से मुझसे ये पूछ सकते हो। नाउ द थर्ड वन इज़ लाइक निकोटीन, ठीक है। इसमें क्या है, सिंपली आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे आपने हर जगह पे क्या लगाया था, नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन को मिथाइलेटेड किया था, ठीक है, मिथाइल से पता लग गया था। अगर नाइट्रोजन ऑलरेडी मिथाइलेटेड हो तो आप क्या करोगे, ठीक, आपको आगे क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को का मिथाइलेशन हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो आप इसको मिथाइलेटेड कर सकते हो। तो नाइट्रोजन का मिथाइलेटेड हटाने के लिए आपने क्या किया, साइनोब्रोमाइड से रिएक्शन करा दिया, यू विल गेट NC हियर। इसका नाइट्रोजन का लोन पे इसका CH3 हट जाता है और आपका यहाँ पे NC आ जाएगा। इस NC को हाइड्रोलाइज करोगे तो अमोनिया बन जाता है और अमोनिया को हाइड्रोलाइज करोगे तो NH बन जाएगा। सिंपली बस इसने यही किया कि N मिथाइल को 3 स्टेट में हटा दिया। अब N मिथाइल आ गया तो अब आप क्या करोगे, हॉफमैन एग्जॉस्टेड मिथाइलेशन एलिमिनेशन। अब ये आ गया, आपको पता है। फिर इसके बाद CH3I का रिएक्शन करा दो, फिर AgOH का होल ट्वाइस का रिएक्शन करा दो, फिर आप हीट कर दो, ठीक है। मतलब वही प्रोसेस आप रिपीट करोगे, लेकिन इसका सिर्फ ये यूज़ था कि नाइट्रोजन कंटेनिंग अगर कोई मिथाइल ग्रुप है तो उसको हमें फ्री कैसे करना है। तो ये है हियर टुडे आई हैव डिस्कस अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ एल्केलाइड्स में सिंपल से हाउ टू डिटरमाइन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एल्केलाइड्स। फर्स्ट वन इज़ द हॉफमैन एग्जॉस्टेड मिथाइलेशन। आपने इसको देखा, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और ऊपर से MD डिग्रेडेशन, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन ना हो तो कैसे आपको काम करना है, इसमें दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टेप। एंड द थर्ड वर्जन वन बॉन्स मेथड, उसमें क्या करना था, N मिथाइलेशन को किस तरह से हटा के फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ये मेथड इसके लिए था। तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट योर एल्केलाइड्स एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आई हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स विथ यू एंड ऑलमोस्ट ये आपकी जो नेचुरल प्रोडक्ट की सीरीज़ थी आज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है रिमेनिंग जो मुझे कवर करना है। इसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू वेरी मच।